तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाई मनीष उत्तम में। तो देखिए, आज करंट अफेयर्स और हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है, उनकी सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इस चुनाव में उन्होंने गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराया था? तो देखिए, आंसर है राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया और नेल्सी सेन गुप्ता। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा जो है सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के पसंद के उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। और गांधी जी ने पट्टाभ सीतारमैया की हार को अपनी हार भी बताया था। तो इसमें जो है पट्टाभ सीतारमैया पराजित हो गए थे। ठीक है। जबकि 1938 में भी कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ था। उसके भी अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस भी बने थे। और फिर जब पट्टाभ सीतारमैया पराजित हो गए 1939 में, तो गांधी जी ने जब अपनी हार बताया तो फिर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। तो फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। और सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक नई पार्टी बना ली थी 1939 में, और वो थी फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है। जबकि आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कांग्रेस के कब अध्यक्ष बने थे? तो ये बने थे 1934 में। ठीक है, 1934 में बने थे। और ये अधिवेशन हुआ था बम्बई में। ठीक है, तो बम्बई में ये अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष बने थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। यदि आ जाए जेबी कृपलानी कब बने, तो जेबी कृपलानी बने थे 1946 में बने थे। और ये अधिवेशन हुआ था मेरठ में। ठीक है। तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके यही थे, जेबी कृपलानी हो जाएंगे। ठीक है। यदि नेल्सी सेन गुप्ता जी की बात की जाए, ये एक महिला थी और ये जो है कांग्रेस की अध्यक्ष ये भी बनी थी। ये बनी थी 1933 में। और कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। तो कलकत्ता में जो है अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्ष बनी थी नेल्सी सेन गुप्ता बनी थी। ठीक है, कलकत्ता में बनी थी। तो स्वतंत्रता से पहले जो है 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हैं। पहली थी जो है 1917 में एनी बेसेंट, कलकत्ता में बनी थी। दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी जिन्हें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी कहते हैं, वो थी सरोजनी नायडू जो 1925 में कानपुर में बनी थी। और तीसरी महिला है नेल्सी सेन गुप्ता जो 1933 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। तो चलिए इनकी डिटेल में भी चर्चा देख लेते हैं। तो आंसर देखो क्या होगा इसका, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है। देखो डिटेल भी इसकी है, इसको भी देख लीजिए। तो कह रहा है सुभाष चंद्र बोस पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में अध्यक्ष चुने गए। और फिर 1939 में ये कांग्रेस का जो अधिवेशन था ये त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। इस अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस को पुनः कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। लेकिन कुछ समय बाद सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तब बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और फिर इन्होंने 22 जून 1939 को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो कभी कभी आ जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ की थी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, माकूम एक जगह है उन्नाव में। तो वहाँ पे जो है इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है। अब चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है और वो है, इनमें से किन व्यक्तियों की विचारधारा समान है? ठीक है। कह रहा गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। फिर कह रहा बाल गंगाधर तिलक और दादा भाई नौरोजी। फिर कह रहा है चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। फिर कह रहा है सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। तो देखो पहला कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। तो गोपाल कृष्ण गोखले तो नरम दल से थे और बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे। तो ये तो विचारधारा यहाँ पे समान नहीं थी, तो ये तो गलत हो जाएगा भैया। ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। कह रहा बाल गंगाधर तिलक और दादा भाई नौरोजी। तो बाल गंगाधर तो गरम दल के थे,
उग्रवादी विचार के धारा के थे, और जबकि दादा भाई नौरोजी नरम दल विचारधारा के थे, नरम दल के थे। तो ये भी गलत हो जाएगा। सी कह रहा है चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो देखिए सी आर दास और मोतीलाल नेहरू दोनों स्वराज पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी। कब की थी? 1923 में की थी, इलाहाबाद में की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। तो ये आंसर यही सही होगा, यानी दूसरे का सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो डिटेल भी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए आंसर हो जाएगा सी, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू होंगे। इनकी थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो कह रहा है कि चितरंजन दास ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो कब की थी? 1923 में की थी। ठीक है, इलाहाबाद में की थी। और ये अनुसूलन समिति एक क्रांतिकारी संस्था थी, अनुसूलन समिति, उससे भी ये जुड़े हुए थे। और मोतीलाल नेहरू भी स्वराज पार्टी के सदस्य थे। तो हम बता देते कि सी आर दास जो है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। ठीक है, यदि आ जाए स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो सी आर दास थे। जबकि मोतीलाल नेहरू जो है इसके सचिव बने थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और स्थापना हुई थी स्वराज पार्टी की 1923 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते। कह रहा है कानपुर की घेराबंदी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखो कानपुर का पूछा जा रहा है, तो आपको पता है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब ने, जिनका नाम है धोंधू पंत, जो इन्हीं बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र भी थे। ठीक है, और कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे या सेनापति कौन थे इनके? तो देखो कमांडर इन चीफ थे इनके तात्या टोपे। ये कई बार क्वेश्चन आया है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे, जिनका असली नाम था रामचंद्र पांडु रंग थे। ठीक है, तो नेतृत्व किया था नाना साहब ने, लेकिन ये पराजित हो गए थे। तो फिर पूछा जाता है कि नाना साहब कहाँ चले गए थे पराजित होने के बाद? तो नेपाल चले गए थे। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह में बच्चों दो लोग ऐसे हैं जो पराजित होने के बाद नेपाल चले गए। एक तो आपके नाना साहब यानी धोंधू पंत थे, और दूसरे थे जिन्होंने लखनऊ या अवध में नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल, वो भी पराजित हुई थी और नेपाल चली गई थी। फिर 1874 में उनकी काठमांडू में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा दो लोग भाग करके नेपाल चले गए थे। चलिए अगला इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। तो आंसर होगा इसका नाना साहब। ठीक है, और क्या कह रहा है कि कानपुर की घेराबंदी 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसमें नाना साहब ने विद्रोही सेना का नेतृत्व किया और यह घटना 5 से 25 जून 1857 के बीच घटी थी। ठीक है, तो ये नाना साहब के नेतृत्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन वायली की हत्या 1909 में किसने की थी? तो देखो 1909 में जो है इनकी हत्या की थी मदन लाल धींगरा ने। ठीक है, तो किसने की थी? मदन लाल धींगरा ने जो है वहीं पे लंदन में इनकी हत्या कर दी थी। लेकिन मदन लाल धींगरा पकड़े गए और इनको फिर फांसी की सज़ा दे दी गई। तो इनकी भी कब्र जो है ब्रिटेन में ही है। या जाए किस शहर में है? तो ब्रिस्टल शहर में। किस शहर में? तो ब्रिस्टल शहर में। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्रिस्टल शहर में और किस व्यक्ति की समाधि है? तो ब्रिस्टल शहर में याद रखिएगा आपके राजा राम मोहन राय की भी जो है समाधि ब्रिस्टल शहर में। तो वहीं पे जो है मदन लाल धींगरा की है। तो ये जो है इंडिया हाउस के सदस्य थे, जिसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी, और इन्होंने जो है इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, जबकि आ जाए हरदयाल किससे जुड़े थे? तो आप लोगों को पता है लाला हरदयाल जी जुड़े थे जो है गदर पार्टी से। किससे जुड़े थे? गदर पार्टी से जुड़े थे। और इस गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। कब हुई थी भैया? 1913 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी यदि आ जाए? तो सैन फ्रांसिस्को शहर था अमेरिका में। तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में स्थापना की गई थी इसकी। तो लाला हरदयाल और सोवन सिंह भाकना भी थे। तो कभी कभी आ जाता है कि गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो वो हो जाएंगे सोवन सिंह भाकना, जबकि संस्थापकों में लाला हरदयाल भी थे। ठीक है, और
याद रखिएगा जो है गदर पार्टी का एक दूसरा नाम और भी है, द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। यदि उधम सिंह की बात की जाए तो उधम सिंह वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1940 में जो है जनरल ओ डायर की गोली मारकर हत्या की थी। और जनरल ओ डायर कौन थे? तो जब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1919 में जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उस समय ये पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो उस समय जो है एक घटना हुई थी अमृतसर के जलियांवाला बाग कांड की, तो उसके दोषी थे जनरल ओ डायर। तो उसी ओ डायर की जो है लंदन में जाकर के 1940 में इन्हीं उधम सिंह ने हत्या की थी। ठीक है। रोशन सिंह की बात की जाए तो देखो रोशन सिंह जुड़े थे आपके, या रोशन लाल भी कह सकते हैं। तो आप लोगों ने एक कांड पढ़ा होगा, काकोरी कांड। और काकोरी कांड कब हुआ था भैया? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और यहाँ पे जो है इन लोगों ने जो है एक ट्रेन को लूटा था जो लखनऊ और सहारनपुर मार्ग पर चलती थी। तो काकोरी एक स्थान था और उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। ठीक है। उस पर सरकारी खजाना आता था। तो इन लोगों ने डकैती डाली और सरकारी खजाने को लूट लिया। काफ़ी लोग पकड़े गए, गिरफ्तार हुए और 4 लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे जिनको गोरखपुर जेल में फांसी की सज़ा हुई। दूसरे थे रोशन लाल या रोशन सिंह, इनको नैनी इलाहाबाद में जेल हुई। फिर थे राजेंद्र लैडी जिनको गोंडा जेल में फांसी की सज़ा हुई। और एक थे आशफाक उल्ला खां जिनको फैजाबाद जेल में फांसी की सज़ा हुई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चारों के बारे में हमने चर्चा कर ली है, इसकी डिटेल में व्याख्या भी देख लेते हैं। तो देखो आंसर क्या होंगे? मदन लाल धींगरा होंगे। क्या कह रहा है? तो देखो मदन लाल धींगरा ने 1 जुलाई 1909 को करजन वायली की हत्या लंदन में की थी और फिर 17 अगस्त 1909 में इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। और इनकी समाधि कहाँ पे है? तो वहीं इंग्लैंड के या लंदन में ही या ब्रिटेन में ब्रिस्टल शहर में है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो देखिए कलकत्ता से दिल्ली आप लोगों को पता है 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था। कौन सा? तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था। ठीक है। तो इसके पहले 2 दरबार और हो चुके थे, याद रखिएगा। और वो 2 दरबार कब हुए थे? तो एक हुआ था 1877 में लॉर्ड लिटन के समय, जब महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। दूसरा दिल्ली दरबार हुआ था 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय, जब एडवर्ड सप्तम को जो है भारत का सम्राट घोषित किया गया था। और तीसरा दिल्ली दरबार हुआ 1911 में हुआ था। और इस समय इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उनके साथ उनकी पत्नी भी आई थी मैरी। और इन्होंने ही जॉर्ज पंचम ने 2 घोषणाएं की थी दिल्ली दरबार में। एक तो घोषणा की थी बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा, और बंगाल विभाजन जो 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन की योजना लागू हो गई थी, तो उसको रद्द करने की घोषणा की। और दूसरी घोषणा की थी जॉर्ज पंचम ने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा। और वो घोषणा कब हो रही? 1911 में हो रही। ठीक है। तो 1911 में इसी दिल्ली दरबार में उन्होंने घोषणा की थी। और फिर आपकी जो है राजधानी परिवर्तित हुई थी, वो थी 23 दिसंबर 1912 को, जब भारत के वायसराय थे उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जब वो दिल्ली में प्रवेश करते हैं तो चांदनी चौक पर उन पर बम फेंका गया था। और लेकिन वो बच गए थे। तो पूछा जाता है बम फेंकने की योजना किसने बनाई थी? तो बम फेंकने की योजना बनाई थी रास बिहारी बोस ने और सचिन नाथ सान्याल ने। फिर पूछा जाता है कि इस सिलसिले में जो है मुकदमा भी चला और 4 लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी। और वो 4 लोग कौन कौन से, उन पर दिल्ली षड्यंत्र केस चला था। तो एक ट्रिक है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है। यानी अमीन चंद और अवध बिहारी, ये ए नाम से हो गए। और बी नाम से याद रखिएगा बाल मुकुंद और बसंत विश्वास को जो है इसी दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत जो है 4 लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी। ठीक है। तो ये घटना 1911 की। चलो थोड़ा डिटेल भी देख लेते हैं। तो आंसर क्या होगा? 1911 होगा। और कह रहा है कि दिसंबर 1911 में दिल्ली को
भारत की राजधानी बनाया गया था, ठीक है। लेकिन परिवर्तित हुई थी 1912 में, ये आपको याद रखना है। आगे आते हैं, कह रहा अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित है, ठीक है। तो अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा आंसर रूस। क्या हो जाएगा? रूस। चूँकि रूस की क्रांति हुई थी 1917 में और उसकी डेट है अक्टूबर ही है, तो देख लेते हैं डिटेल। तो अक्टूबर क्रांति को रूसी क्रांति भी कहा जाता है और यह क्रांति हुई थी 25 अक्टूबर 1917 को हुई थी। कब हुई थी? 25 अक्टूबर 1917 को हुई थी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जेम्स ऑगस्टस हिक्की को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है जेम्स ऑगस्टस हिक्की, इनको भारतीय प्रेस का पिता कहा जाता है। क्या कहते हैं? भारतीय प्रेस का पिता। चूँकि यही व्यक्ति थे जिन्होंने 1780 में सर्वप्रथम समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था द बंगाल गजट, ठीक है। तो द बंगाल गजट इन्हीं का समाचार पत्र था, इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का पिता कहा जाता है, ठीक है। और कभी कभी आ जाता है हिंदी से प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंड मार्तंड था, जो किसका था? जुगल किशोर शर्मा जी का था, ठीक है। 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। तो चलो डिटेल में इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा, देखिए, भारतीय प्रेस का पिता कहा जाता है। और जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में भारत के पहले अखबार द बंगाल गजट की शुरुआत की थी, ठीक है। आगे आइए, 8वां क्वेश्चन है, कह रहा ओरिएंटल वार यानी पूर्वी युद्ध का सबसे प्रसिद्ध नाम क्या है, ठीक है। तो इसका प्रसिद्ध नाम हो जाएगा क्रीमियन वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रीमियन वार हो जाएगा। चलो डिटेल में इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो कहता है यह युद्ध जो है अक्टूबर 1853 से फरवरी 1856 के बीच हुआ था और इस युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य, फ्रांस, ब्रिटेन और सर्दिनिया की संयुक्त सेनाओं ने किसको हराया था? रूस को हराया था, ठीक है। तो ये क्रीमियन वार कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया? तो देखो 1911 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, और इस कलकत्ता अधिवेशन में जो है यदि आ जाए, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सॉरी, तो 1911 के कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी बिशन नारायण धर ने। किसने की थी? तो याद रखिएगा, बिशन नारायण धर है। और इसी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित राष्ट्रगान जो है पहली बार गाया गया था और गाने वाली जो महिला थी उनका नाम था सरला देवी चौधरानी, ठीक है। और आप लोग याद रखिएगा, यदि आ जाए कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, तो ये भी डेट याद रखिएगा, कई बार पूछी गई है। तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। राष्ट्रगान को भी इसी दिन अपनाया गया और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और यदि आ जाए राष्ट्रगान के गाने का समय, तो आप सबको पता है 52 सेकंड में गाते हैं। लेकिन यदि आ जाए संक्षिप्त रूप में गाने का समय, तो संक्षिप्त रूप का मतलब होता है पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति को गाते हैं 20 सेकंड में। कितने सेकंड में भैया? 20 सेकंड में जो है गाते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और यदि आ जाए कि राष्ट्रगान पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 1912 में एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, तत्वबोधनी पत्रिका। कौन सी पत्रिका भैया? तत्वबोधनी पत्रिका प्रकाशित होती थी और इसी तत्वबोधनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से राष्ट्रगान को प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए डिटेल भी इसकी देख लेते हैं। तो आंसर तो हो जाएगा कलकत्ता। फिर देखिए, कह रहा है भारतीय राष्ट्रगान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और इसकी रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक है।
आगे आइए, कह रहा है गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष किस स्थान पर रखे गए हैं? तो इनके अवशेष रखे गए हैं, बी आंसर हो जाएगा, बासालिका ऑफ बोम जीसस में रखे गए हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष रखे गए। चलिए देख लेते हैं, तो आंसर होगा बासिलिका ऑफ बोम जीसस। तो थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो सेंट फ्रांसिस जेवियर का जन्म 7 अप्रैल 1506 को कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था, और वो ईसाई मिशनरी थे, यानी ईसाई पादरी थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा ओरिएंटल वार यानी पूर्वी युद्ध का सबसे प्रसिद्ध नाम क्या है? तो इसका सबसे प्रसिद्ध नाम है क्रीमियन वार हो जाएगा। ठीक है, तो क्रीमियन वार हो जाएगा। और इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। कह रहा यह युद्ध 1853 से फरवरी 1856 के बीच हुआ था, और इस युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य, फ्रांस, ब्रिटेन और सर्दिया की संयुक्त सेनाओं ने किसको हराया था? रूस को हराया था। ठीक है, शायद 2 बार ये क्वेश्चन हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं, 12 नंबर, कह रहा प्रत्येक वर्ष भारत और पाकिस्तान किस महीने अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट एक दूसरे को साझा करते हैं? तो वो महीना आपका है जनवरी। तो जनवरी महीने में एक दूसरे के जो परमाणु ठिकाने हैं उनकी लिस्ट को जो है साझा किया जाता है। ठीक है, तो चलो व्याख्या भी देख लेते हैं। तो आंसर तो हो जाएगा जनवरी। और कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान द्वारा 31 दिसंबर 1988 को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में दोनों देश अपनी परमाणु ठिकानों की सूची एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। ठीक है, आगे आइए, कह रहा है विश्व इतिहास में किस तारीख को डी डे यानी ऑपरेशन नेपच्यून व ऑपरेशन ओवरलॉर्ड कहा जाता है? तो इसकी भी देख लेते हैं, आंसर क्या होगा? तो 6 जून 1944 इसका आंसर होगा। और व्याख्या देख लेते हैं, तो यह घटना जो है घटित हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 जून 1944 को, और यह ऑपरेशन के द्वारा पश्चिमी मित्र देशों ने यूरोप को नाजी जर्मनी से स्वतंत्र करने का प्रयास किया था, यानी जर्मनी के खिलाफ ये युद्ध हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नर बलि व सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका किस गवर्नर जनरल की थी? तो देखो, सती प्रथा का अंत और नर बलि प्रथा को अंत करने में सबसे बड़ा प्रयास था लॉर्ड विलियम बेंटिंग का। ठीक है, और आपको पता है कि सती प्रथा जो है बंगाल नियम आया था 17 के तहत जो है 1829 में। कब? 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जो है इसको 1829 में समाप्त किया गया था। ठीक है, चलिए डिटेल भी देख लेते हैं। तो आंसर तो होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और कह रहा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कौन से अधिनियम? तो 17 रेगुलेशन 17 के द्वारा जो है 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 2 भागों में हुआ था? तो देखो, कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल के रूप में, और वो कांग्रेस का अधिवेशन था सूरत का, और ये सूरत का अधिवेशन हुआ था 1907 में। और सूरत आपको पता है किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे है। और इसी सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे रास बिहारी घोष। कौन बने थे? रास बिहारी घोष। याद रखिएगा, बोस ना याद रखिएगा, रास बिहारी बोस भी हैं और रास बिहारी घोष हैं। तो ये थे रास बिहारी घोष। ठीक है, और इन्होंने हराया था लाला लाजपत राय को। किसको हराया था? लाला लाजपत राय को हराया था। ठीक है, तो ये हार गए थे लाला लाजपत राय जी जो है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो है कांग्रेस जो है 2 भागों में विभाजित हो गया था, गरम दल और नरम दल। तो गरम दल के नेता आपको पता है लाल बाल पाल और अरविंद घोष। तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल, और चौथे जो है अरविंद घोष थे। ठीक है, तो ये विभाजन कांग्रेस का
दो गुटों में हुआ था, नरम दल और गरम दल। और फिर ये एक कब हुए थे, तो जब आपका कांग्रेस का अधिवेशन होगा लखनऊ में 1916 में, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मंजूमदार ने, तो वहाँ पे जो है गरम दल और नरम दल जो है पुनः एक हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका। तो देखिए आंसर होगा सूरत। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। पहले ये अधिवेशन कहाँ पे होना था, नागपुर में होना था, तो वहाँ पे ना होकर के जो है फिर कहाँ पे हुआ, फिर हुआ सूरत में। ठीक है, तो इस तरह ये 15 क्वेश्चन थे, इनकी हमने डिटेल में व्याख्या भी की है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।